फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑन द कंटेंट। कंटेंट बेसिकली आपको इंट्रोडक्टरी स्टैट्स है आपकी ये सेमेस्टर 1 की, और उसमें यूनिट नंबर 1 है आपका मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड डिस्पर्सन। यूनिट नंबर 1 इज मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड डिस्पर्सन। इन लोकेशन यू हैव टू स्टडी मीन मीडियन मोड, क्लियर, एंड इन डिस्पर्सन यू हैव टू स्टडी स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर। इसके अलावा जो एक एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ गैदर करनी है वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली यू हैव टू डू हिस्टोग्राम, ठीक है, एंड स्टेम एंड लीफ। स्टेम एंड लीफ में आपके सिलेबस में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको स्टडी तो करना है लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको हिस्टोग्राम तो करना ही करना है, स्टेम एंड लीफ के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं। तो यूनिट नंबर 1 में है आपकी मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड डिस्पर्सन, ये मेन टॉपिक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में यू हैव टू डू हिस्टोग्राम, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है आपकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जिसमें कंटेंट वही है जो आपने 12th स्टैंडर्ड में कर रखा है। आपकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी स्टार्ट होती थी, ठीक है, ऑब्वियसली फ्रॉम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी रादर से मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, और कंप्लीट होती थी बेस थ्योरम पे। सेम आपको यहाँ करना है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो क्वेश्चन होगा उसका स्टैंडर्ड आपके 12th स्टैंडर्ड से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, और करना बेस थ्योरम तक ही है। साथ में कुछ डेरिवेशंस आपको करने, बी क्लियर अबाउट दिस वन, मतलब यहाँ प्रूफिंग भी करनी होगी आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी, क्योंकि चैप्टर का नेम भी क्लियर कट लिखा हुआ है दैट इज थ्योरी, तो आपको डेरिवेशन भी करनी है। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मैंने आपसे क्या कहा कि कंटेंट तो वही है जो आपने 12th स्टैंडर्ड में कर रखा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बिट हायर हो गया आपकी। नेक्स्ट आपकी एक्चुअल यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है, रादर से यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपको करना है रैंडम वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। रैंडम वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस करनी है यूनिट नंबर 3 के अंदर, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं आपके, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक का नेम है, जिसमें आपको करना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, POISSON, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वन इज हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन आपके डिस्क्रीट के पार्ट है, मतलब रैंडम वेरिएबल का 2 पार्ट होता है, एक पार्ट है डिस्क्रीट का, सेकेंड पार्ट इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के अंदर यू हैव टू डू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 आपको इधर करने हैं, 4 डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ करने, क्लियर। तो डिस्क्रीट के अंदर 3 बायनोमियल, पॉइजन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक, और उधर भी 3, रादर 6 डिस्ट्रीब्यूशंस आपको यहाँ कवर अप करने। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपको करना है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। जॉइंट में बेसिकली बाईवेरिएट, एक होता है यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट का मतलब सिंगल रैंडम वेरिएबल अलोंग विथ प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड यूनिवेरिएट। जॉइंट में बेसिकली बाईवेरिएट करना, वैसे तो ट्राईवेरिएट भी होती है, ठीक है, मल्टीवेरिएट भी होती है, लेकिन मेन स्ट्रेस आपकी बाईवेरिएट है। बाईवेरिएट मीन्स 2 रैंडम वेरिएबल्स अलोंग विथ जॉइंट प्रोबेबिलिटी। Trivariate is 3 random variables along with joint probability, and multivariate is n random variables along with joint probability. तो मैंने आपसे क्या कहा कि joint distribution में bivariate distribution आपको करनी है, क्लियर। तो ये आपके टोटल कंटेंट 5 यूनिट्स हैं आपके, 1 2 3 4। फर्स्ट यूनिट सबसे इजी यूनिट है आपकी, जिसमें मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन वाली इंफॉर्मेशन है, क्लियर। इस यूनिट में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने जा रहा, ठीक है। यहाँ जो एक क्वेश्चन आपका आएगा, ये ध्यान रखिएगा, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो कंपलसरी होगा। ऑल्दो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा भी, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सिर्फ इस यूनिट से आएगी जो कंपलसरी होगी आपकी। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, ये भी आपकी 10 मार्क्स की होगी, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन होंगे आपके 5 मार्क्स के, रादर 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। लेकिन अभी फिलहाल
अब ये लिखो कि 10 मार्क्स का, इससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं। ये यूनिट भी आपकी वेटेज 10 मार्क्स की है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 आपकी वेटेज है 20 मार्क्स की। आप इसे क्लियरली इंडिकेट करो। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, ये आपकी यूनिट नंबर 4 इज 30 मार्क्स, सबसे बड़ी यूनिट है और मैक्सिमम एफर्ट भी ढूंढेगा आपसे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5, ये आपकी 20 मार्क्स की। क्लियर? सो यूनिट नंबर 1 10 मार्क्स, यूनिट नंबर 2 10 मार्क्स, यूनिट नंबर 3 ऑब्वियसली 20 मार्क्स, यूनिट नंबर 4 30 मार्क्स एंड यूनिट नंबर 5 दैट इज 20 मार्क्स। इतनी आपकी वेटेज है। क्लियर? अब रही बात बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है। आपकी मेन 2 बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, जिसमें फर्स्ट बुक आपकी ये मेन बुक है, दैट बुक इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड रिटन बाय डिवोर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स और डिवोर वाली बुक है, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1 to 5.2 करना है। मतलब फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से लेकर 5.2 तक करना है, जिसमें कुछ माइनर चीज़ें नहीं भी करनी है, वो क्लियर कट आपके कोर्स कंटेंट में है। मैं अभी आपको डिस्प्ले करके इंडिकेट करके दिखाऊंगा कि कौन कौन सा नहीं करना। तो चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5.2 तक आपको डिवोर करनी है। एक और बुक है आपकी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस रिटन बाय हॉग। ठीक है, हॉग, टेनिस एंड जो भी थर्ड राइटर है वो आपकी। इसमें आपको करनी है चैप्टर नंबर 2 to चैप्टर नंबर 4.4। क्लियर? चैप्टर नंबर 2 to चैप्टर नंबर 4.4। अब एक बार जरा पैटर्न डिस्कस करें कि क्या क्या पैटर्न है आपके क्वेश्चंस का। रादर एग्जामिनेशन में आपके 2 पार्ट्स में क्वेश्चन आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। क्लियर? पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 आपकी कंपलसरी होगी और ये आपकी यूनिट नंबर 1 से आएगी, ऑब्वियसली 10 मार्क्स की होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है आपकी और वो यूनिट 1 से आएगी, रादर मीन मीडियन मोड वाले टॉपिक से आएगी। और मैंने आपसे क्या कहा कि वो कंपलसरी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक ही क्वेश्चन होगी आपकी। अब रही बात पार्ट ए में, इसके अलावा आएगा 2, 3, 4, ये 3 क्वेश्चन होंगे। इस 3 में से आपको सिर्फ 2 के आंसर करने हैं, मतलब 2 क्वेश्चन आपको करने हैं आउट ऑफ 3। 3 क्वेश्चन में से 2 करने हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट, बी पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट होगा, जिसमें ए पार्ट आपकी 5 मार्क्स की होगी जो हमेशा प्रॉब की होगी। यहाँ भी ए पार्ट प्रॉब की होगी 5 मार्क्स की, यहाँ भी ए पार्ट 5 मार्क्स के प्रॉब की होगी। क्लियर? और बी पार्ट जो होगी वो रैंडम वेरिएबल और एक्सपेक्टेशन वाली टॉपिक होगी, रादर से यूनिट नंबर 3 की होगी, रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेशन। तो ये 5 मार्क्स, यहाँ भी आपकी ए पार्ट 5 मार्क्स, यहाँ भी ए पार्ट 5 मार्क्स, ये सब यूनिट नंबर 2 है, रादर से प्रॉब के क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 2 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 10, 10, 10। ठीक है, मैंने आपको क्लियरली कहा इन 3 में से 2 सेलेक्ट करें। इसका मतलब प्रॉब से आपके 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 आपको करने हैं। ध्यान रखिएगा, वो ऐसा कोई चॉइस नहीं कि सीधा प्रॉब का होगा, ए पार्ट, ए पार्ट, ए पार्ट, इनमें से कोई जो भी सिलेक्ट करेंगे उसमें से प्रॉब करनी होगी। तो प्रॉब के बेसिकली 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको करने, और एक्सपेक्टेशन और रैंडम वेरिएबल में से, ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, रादर 10 मार्क्स के। क्लियर? जो 2 आप सिलेक्ट करेंगे इनमें से वो आपको करने पड़ेंगे। अब आइए नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी जो होगी उसमें क्वेश्चन आएंगे 5, 6, 7, जिसमें ए पार्ट, बी पार्ट वो आपकी रादर 5 मार्क्स की और 10 मार्क्स की, 5 and 10। ऑब्वियसली यूनिट 4 से आएगा। यूनिट 4 जो मैंने आपसे क्या कहा, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब यूनिट 4 के। तो ऑब्वियसली इस पार्ट के अंदर
चीज़ें आपको कवर अप करनी। मतलब यूनिट 4 मतलब जो बाइनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिक, पॉइसन, नॉर्मल, यूनिफॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल। 15 मार्क्स, यहाँ भी 15 मार्क्स, यहाँ भी 15 मार्क्स की होगी। क्लियर? मतलब जो पैटर्न आपकी ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट में दिख रही है, सेम यहाँ आपकी रिपीट होगी। अब इधर से आपको 3 में से आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे। तो मैंने आपको रिपीट करके बताया कि 15, इनमें से 3 में से 2 आपको भी सिलेक्ट कर लो। ये भी आपकी ए पार्ट 5 की, बी पार्ट 10 की, सी पार्ट 10 की। क्लियर? और जो लास्ट वाली जो सी पार्ट होगी ऑब्वियसली आपकी यूनिट 5 से होगी। तो ये आपकी पैटर्न है रफली जो क्वेश्चन पेपर आपका इंडिकेट कर रहा है। अब मैं आपको एक बात और क्लियरली बताऊं, इसका मतलब आपकी स्ट्रेस रादर यूनिट 3, 4 एंड 5 है। मतलब पूरी की पूरी एफर्ट आपको 3, 4, 5 के लिए करनी। 3 आपकी 20 मार्क्स की होगी, 4 आपकी 30 मार्क्स की होगी और 5 आपकी 20 मार्क्स की होगी। मतलब आप पूरा एफर्ट करेंगे इसी यूनिट के लिए। ठीक है? और मैं आपको ये तीनों यूनिट एक साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है? ये यानी कि इन तीनों यूनिट में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं, मतलब एक ही चीज़ों को अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा गया। मैं एक साथ 3 यूनिट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, 3, 4 एंड 5। क्लियर? मतलब कभी हम 3 में होंगे, कभी 4 में होंगे, कभी 5 में होंगे, इस तरह की पोजीशन होगी आपकी। तो 3, 4, 5 एक साथ आप करोगे। ठीक है? और वो आपकी एक बार कंप्लीट होते ही 70 मार्क्स की आपकी कंप्लीट हो जाएगी वो। क्लियर? हाँ, एक बात जो मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा कि ये जो आपकी बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स, ये बुक आपकी ल्यूसिडली लिखी हुई नहीं, ल्यूसिड नहीं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ जो है वो कॉम्प्लिकेशंस, टेक्निकल लैंग्वेज के कारण कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि बुक का नेम आप क्लियरली पढ़ो, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स लिखा हुआ है। ऑब्वियसली जो बुक लिखी गई है वो साइंस वालों के लिए ज़्यादा मेंट। ठीक है? तो साइंस वालों के लिए मेंट ज़्यादा है। तो ये जो ऑथर जिस ढंग से चीज़ों को लिखता है वो रादर इनफॉर्मल राइटिंग है आपकी बुक नंबर 1 के अंदर, और वही आपकी मेन बुक है। तो इनफॉर्मल राइटिंग के कारण उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। तो वो काम फैकल्टी का है जो पढ़ा रहा है आपको, कि वो आपके प्रॉब्लम्स को जितना रिड्यूस कर सके वो बेटर है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बुक नंबर 1 आपकी बहुत अच्छी बुक है। क्लियर? तो ये यानी कि बुक ल्यूसिडली नहीं है, इनफॉर्मल राइटिंग है उसकी। ठीक है? इसलिए फैकल्टी वो आपके प्रॉब्लम को ठीक करेगा, ये उसका काम है कि आप चीज़ों को समझो बेटर ढंग से। लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चंस उसके कर सकते हो। ठीक है? हॉक भी एक अच्छी बुक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब लास्टली ये इंट्रोड्यूस हुई है, मतलब लास्ट ईयर से। ऑब्वियसली इसकी प्रेजेंटेशन रादर उस बुक से थोड़ी बेटर है। ठीक है? अब मैं आपको एक बार कंटेंट आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लो आप कंटेंट। ये आपकी है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पेपर 3 आई थिंक। क्लियर? और आप देख लो 8 अगस्त 2023 की ये मीटिंग है जिसके अंदर ये कोर्स कंटेंट डिसाइड हुआ है। कोर्स के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है वो आप देख लो, जो मैं आपसे कह रहा था कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, द नो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम स्टेम एंड लीफ। स्टेम एंड लीफ बेसिकली यूनिट नंबर 1 में आती है आपकी, रादर से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आती है, तो उससे कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, उन्होंने क्लियरली कह दिया। नेक्स्ट, ओनली एनालिटिकल क्वेश्चन ऑन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है? मतलब जो भी क्वेश्चन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की होगी उसमें एनालिटिकल क्वेश्चन होगा, मतलब रादर वो इंटरप्रेट करने के लिए आपसे पूछेगा। उन्होंने कहा है पॉइसन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशन आपसे नहीं पूछे जाएं, और डबल इंटीग्रेशन जो आपके जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है रादर से यूनिट नंबर 5 में, वो इंटीग्रेशन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डबल इंटीग्रेशन जो आपके जॉइंट कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होगा, वो इंटीग्रेशन थोड़ी सिंपल होनी चाहिए, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है यहाँ। यूनिट की आप क्लियरली देख लो वेटेज, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20, 30 एंड 20। क्लियर? नेक्स्ट,
ये आपकी यूनिट नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ है पिक्टोरियल मेथड्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मीन्स डिस्पर्सन, क्लियर। सेकेंड वन इज एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपके कंटेंट एज इट इज़ हैं जो आपने 12th स्टैंडर्ड तक किया है, लेकिन स्ट्रेस यहाँ जो है वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी थोड़ी ज़्यादा होगी माइनर से, और जो प्रूफिंग वाला पार्ट है वो भी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। रैंडम वेरिएबल में आपको दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस करने हैं, डिस्क्रीट एंड कॉर्डिनेट्स, और उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू करनी। नेक्स्ट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको करनी है यूनिफॉर्म, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल, पॉइजन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीटली डिक्टेट करा दी। नेक्स्ट रैंडम सैम्पलिंग। एक बात यानी कि रैंडम सैम्पलिंग आपके इस सेमेस्टर में नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग रैंडम सैम्पलिंग यहाँ इंडिकेट कर रही है, लेकिन वो इस सेमेस्टर का पार्ट नहीं है, आपका सेमेस्टर 2 का पार्ट होगा। तो रैंडम सैम्पलिंग आप छोड़ दो, सिर्फ ये देखो जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, ये आपके कोर्स में, क्लियर। अब रही बात कौन से बुक से कौन कौन सी चीज़ें करनी है। चैप्टर नंबर 1 सिर्फ डिवोर्स से करनी है, रादर से यूनिट नंबर 1 सिर्फ डिवोर्स से करनी है। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए एक तो डिवोर का चैप्टर नंबर 2 करना है, और कुछ पोर्शन आपको हॉग का भी करना है, उसमें क्लियरली उन्होंने लिख रखा है चैप्टर नंबर 1 1.5। नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्लियरली लिखी हुई है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियरली मेंशन की है, ठीक है। तो यदि आप पूरी पोजीशन देखो तो सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कट मेंशन कर रखी है, आपको सिर्फ एक बार कंटेंट देख लेना है कि कंटेंट कैसे है, ठीक है। मैं आपको एक बार बुक दिखा देता हूँ कौन कौन सी आपको आपके लिए मेंट है। ये आपकी बेसिकली प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हॉग वाली बुक है, हॉग, टेनिस एंड जिमरमैन, क्लियर। ये आपकी 9th एडिशन है, आई थिंक 10th एडिशन आपके कोर्स में हो सकती है, दैट मे बी पॉसिबिलिटी, क्लियर। और एक बुक और जो आपको फॉलो करनी है वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स 8th एडिशन की, ये 2 बुक आपको फॉलो करनी, क्लियर। तो ये कंटेंट है आपको जो आपको कवर करना है। ध्यान रखिए हमारी स्टार्टिंग जो होगी वो रैंडम वेरिएबल से होगी, क्लियर। तो क्योंकि जो स्ट्रेस वाला पार्ट है वो 3 यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5 है। सो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम यूनिट नंबर, मतलब जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे हम, तो हम रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे, राइट फ्रॉम बिगिनिंग रैंडम वेरिएबल, दैट इज रैंडम वेरिएबल में 2 पार्ट, एक पार्ट आपकी डिस्क्रीट की होगी जो क्लास नंबर 1 की होगी, और नेक्स्ट जो कॉन्टिन्यूस की होगी वो ऑब्वियसली जो होगी वो आपकी यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर भी कई बार डिफर करेगा। जैसे डिस्क्रीट की बात करेंगे तो ये हम डिवोर के चैप्टर नंबर 3 में होंगे, और यदि हम कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो डिवोर के चैप्टर नंबर 4 में होंगे, ठीक है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, यदि आप डिस्क्रीट में हो तो रादर चैप्टर नंबर 3 में हो, यदि आप कॉन्टिन्यूस में हो तो चैप्टर नंबर 4 में हो, और यदि आप बाईवेरिएट में हो तो ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 5 में। ये ध्यान रखिएगा, ये डिवोर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। सो क्लास आपकी स्टार्ट होगी ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 3 से, और रादर से डिस्क्रीट से हम स्टार्ट करेंगे, क्लियर। ये बात समझ में आ गई आपको। तो आज के लिए यहीं तक। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, रैंडम। A random variable is a variable. A random variable is a variable whose numerical value is determined by the outcomes of an experiment. Whose numerical value is determined by the outcomes of an experiment. लिखा आपने,
A random variable is a variable whose numerical value is determined by the outcomes of an experiment. मीनिंग मैं आपको अभी थोड़ा रुक के बताऊंगा, ठीक है? मतलब थोड़ा सा होल्ड की, मैं आपको मीनिंग बताऊंगा. देखिए पॉइंट नंबर 2. देखिए रैंडम वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. देखिए दैट इज कैपिटल X. रैंडम वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. देखिए दैट इज कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z एंड सो ऑन. देखिए एंड इट्स वैल्यूज आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स. देखिए दैट इज स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z एंड सो ऑन. लिख लिया आपने. रैंडम वेरिएबल को हम कैपिटल से लिखते हैं, वैल्यूज को स्मॉल से लिखते हैं. ये एक कन्वेंशन है जो फॉलो किया जाता है. जैसे कैपिटल X इज इक्वल टू 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैपिटल X इज इक्वल टू 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब भी वैल्यू अननोन होगी तो हम लिखेंगे कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x. ऐसे लिखूंगा कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y. जहां कैपिटल लेटर्स वाले जितने भी होंगे वो सारे रैंडम वेरिएबल्स कहलाएंगे और स्मॉल वाले जितने भी होंगे वो उनके वैल्यूज कहलाएंगे. जैसे कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, इसका मतलब कैपिटल X आपकी रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल x उसकी वैल्यू, ठीक है? कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, कैपिटल Y आपकी रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल y उसकी वैल्यू एंड सो ऑन. देखिए थर्ड वन, पॉइंट नंबर 3. देखिए सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. लेकिन सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. लेकिन द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर. लेकिन द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर. अब मुझे बताइए कि सिंगल कॉइन टॉस करेंगे. कॉइन की टॉसिंग को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. जब भी एक्सपेरिमेंट है वर्ड, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट मतलब होता है टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, ये सब एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं, ठीक है? जिसे कुछ लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. यदि आप कॉइन टॉस करेंगे तो आपको मालूम है या तो हेड आएगा या टेल आएगा. 2 कॉइन टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आएगी? 2 रेज़ टू पावर 2. 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 4. कौन कौन सा आउटकम्स होगा? आपको मालूम है 2 कॉइन टॉस करने पे जो आउटकम्स होगी, लिखिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. ये आपकी आउटकम्स. आगे लिखिए लेट. लिखा आपने यहां तक? लिखिए लेट कैपिटल X. लिखिए लेट कैपिटल X बी अ रैंडम वेरिएबल. लिखिए लेट कैपिटल X बी अ रैंडम वेरिएबल which denote. लिखिए let capital X be a random variable which denote number of heads. लिखिए which denote number of heads. लिखा आपने? let capital X be a random variable which denote number of heads. ठीक है? लिखिए इसमें एक तरफ लिखिए आउटकम्स. एक बार फिर से लिख लिया आउटकम्स क्या? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. और लिखिए वैल्यूज ऑफ x. आपको मालूम है x क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ हेड्स को. तो मुझे बताइए हेड हेड में नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे? तो ऑब्वियसली 2. हेड टेल में नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे? ऑब्वियसली 1. टेल हेड में नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे? ऑब्वियसली 1. टेल टेल में नंबर ऑफ हेड्स दैट इज 0. ऐसे लिखिए वैल्यूज ऑफ y. y क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ टेल्स को, ठीक है? तो मुझे बताइए y मैंने थोड़ी देर के क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ टेल्स को. तो मुझे बताइए नंबर ऑफ टेल्स क्या होगी? यहाँ 0, यहाँ क्या होगी? नंबर ऑफ टेल्स 1, यहाँ 1, यहाँ 2. साइड में लिख दिए वेयर y डिनोट नंबर ऑफ टेल्स.
तो मेरी आपसे ये कहनी है बात, इस पे कंसंट्रेट कीजिएगा कि रैंडम वेरिएबल को जैसा डिफाइन करेंगे वैसी वैल्यू आएगी। यदि आप नंबर ऑफ हेड्स डिनोट करते हैं तो वैल्यू आती है 2110, और नंबर ऑफ टेल्स डिनोट करते हैं तो ये वैल्यू होती है 0112, सॉरी 0112। मतलब आप जैसा डिफाइन करोगे रैंडम वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू होगी। यदि आप कुछ और डिफाइन करोगे, ठीक है, तो कुछ और ही वैल्यू होगी। क्लियर? तो मैंने आपको लिखवाया था फर्स्ट पॉइंट पे कि रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब नंबर्स में वैल्यू, इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या थी? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। कितनी बार टॉस किया था? 2 बार टॉस किया था। अब रही बात उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो आपको ही मालूम है न्यूमेरिकल वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी कि आपने एक्चुअली डिफाइन क्या किया है रैंडम वेरिएबल को। आपने डिफाइन किया है रैंडम वेरिएबल में नंबर ऑफ हेड्स को, तो वैल्यू आएगी 2110, और यदि आपने डिफाइन किया है नंबर ऑफ टेल्स को तो ये आएगी 0112। क्लियर? तो जैसा डिफाइन करोगे वैसी उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए लिखा गया रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब नंबर्स में वैल्यू, इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स, एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम्स होगा उसकी नंबरिंग में जो वैल्यू होगी उसी को हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये हुआ लेमैन्स डेफिनेशन। ठीक है, अब रही बात यदि हम इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन में जाएं तो लिखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन। देखिए रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, देखिए रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, देखिए हुज डोमेन, देखिए रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डोमेन, देखिए हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस, देखिए हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस एंड रेंज इज रियल नंबर। देखिए रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस एंड रेंज इज रियल नंबर। लिखा आपने? हाँ, टू द पॉइंट आई। मैंने क्या कहा? डोमेन उसका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स। हमारे पास आउटकम्स क्या थे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये हमारे आउटकम्स है, ये उसकी डोमेन होगी। और रेंज हमेशा रियल नंबर होगा। रियल नंबर की प्लॉटिंग वैसे तो ऐसे होती, ये हमारी रियल नंबर, रादर से रियल लाइन, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसकी प्लॉटिंग आप ऐसे कर लो। ठीक है, ये आपकी प्लॉटिंग होगी। तो मैंने क्या कहा? डोमेन सैंपल स्पेस है, ऑलरेडी प्लॉट है। रेंज रियल नंबर होगा, रियल नंबर पूरा कवर करेगा ये जरूरी नहीं। ठीक है, क्लियर? ये अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग होगा, समटाइम्स पूरा भी कवर कर सकता है, समटाइम्स नहीं भी कवर कर सकता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में रेंज सिर्फ 3 नंबर आए, एक आया 0, एक आया 1, एक आया 2। हमारे एग्जाम्पल में रेंज 3 नंबर है, 0, 1, 2, लेकिन पूरा रियल नंबर भी किसी और एग्जाम्पल में कवर कर सकता है। ठीक है, तो मुझे बताइए हेड हेड में नंबर ऑफ हेड्स कितने थे? ऑब्वियसली 2। मैं एक्स की बात कर रहा हूं, वाई की बात नहीं कर रहा हूं। वाई क्या था? नंबर ऑफ टेल्स। हेड टेल में नंबर ऑफ हेड्स कितने थे? ऑब्वियसली 1। टेल हेड में नंबर ऑफ हेड्स कितने थे? ऑब्वियसली 1। और टेल टेल में नंबर ऑफ हेड्स कितने थे? ऑब्वियसली 0। तो ये आपकी पोजीशन, मतलब हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस एंड रेंज इज, मैंने आपको लिखवाया रियल नंबर। तो रियल नंबर में पूरा रियल नंबर हो ये जरूरी नहीं है, ये इस तरह की पोजीशन भी पिक कर सकता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो मेरे केस में सिर्फ 3 रियल नंबर थे, वो मैंने क्लियरली बता दिया है, और मैं बात एक्स की कर रहा हूं, एक्स मतलब नंबर ऑफ हेड्स की कर रहा हूं। ऐसे ही आप टेल का डायग्राम बनाना चाहें तो टेल का बना सकते हैं। तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस होता है, और रेंज बेसिकली रियल नंबर होता है। रियल नंबर में कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट।
देखिए रैंडम वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, रैंडम वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। देखिए फर्स्ट वन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देखिए फर्स्ट वन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लिखा आपने, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में लिखिए विच टेक्स इंटीग्रल वैल्यूज, विच टेक्स इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब जो इंटीजर में वैल्यू ले, ठीक है, उसे हम डिस्क्रीट कहते हैं। लिखिए सेकेंड वन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विच टेक्स इंटीग्रल as well as fractional values, देखिए which takes integral as well as fractional values between certain limits or interval, देखिए between certain limits or interval लिखा आपने, between certain limits or interval, ठीक है यहां तक। मतलब जो इंटीग्रल वैल्यू ले उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट, जो इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू ले उसे हम कहते हैं कॉर्डिनस। जैसे नंबर ऑफ चेयर्स इन दिस क्लासरूम, ऑब्वियसली इंटीजर में वैल्यू लेगी तो वो डिस्क्रीट का पार्ट हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, ऑब्वियसली आपको मालूम है नंबर ऑफ बुक्स जो होगा वो इंटीजर का पार्ट होगा, तो इंटीजर का पार्ट होगा तो डिस्क्रीट होगा। अब रही बात कॉन्टिन्यूअस कौन है, तो कॉन्टिन्यूअस है जैसे आपकी एज, आपको मालूम है एज इंटीग्रल वैल्यू भी लेगी फ्रैक्शन वैल्यू भी लेगी। किसी की हाइट इंटीग्रल वैल्यू भी लेगी फ्रैक्शन वैल्यू भी लेगी। किसी का वेट इंटीग्रल वैल्यू भी लेगी फ्रैक्शन वैल्यू भी लेगी। तो एज, हाइट, वेट ये सब क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट में मैंने आपसे क्या कहा, नंबर ऑफ चेयर्स इन दिस क्लासरूम, नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये सब आपके सारे डिस्क्रीट। आज हमारा डिस्कशन डिस्क्रीट के ऊपर है, ठीक है, क्लियर, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर है। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं ये यानी कि ये आपकी चैप्टर नंबर 3 में है डिवोर में, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 डिवोर में, और हॉग वाली बुक में चैप्टर नंबर 2। कंसेप्ट किसी भी बुक से कर ली कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बेसिकली आपको रीडिंग से ही करनी, रीडिंग छोड़कर कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वो मोर देन इनफ होगा, क्योंकि एक रीडिंग नहीं दो रीडिंग है आपकी, तो 2 रीडिंग मेरे हिसाब से सफिशिएंट है आपकी, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आज हमारा पूरा डिस्कशन डिस्क्रीट पे है। मैंने आपसे क्लियरली कहा ये आपकी चैप्टर नंबर 3 में मिलेगी, कौन सा, डिवोर के बुक में, और उधर चैप्टर नंबर 2 में मिलेगी। तो आइए लिखिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए हियर द फंक्शन fx, कुछ लोग fx कहते हैं क्योंकि आपको मालूम है रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस, तो आपको मालूम है फंक्शन होने के कारण fx कहते हैं। और कुछ लोग इसे px भी कहते हैं, px इसलिए क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड px। लिखिए इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन, या तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहेंगे MASS, ठीक है, कुछ लोग मैथ्स भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैसिव, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इनमें से कोई आप कहें उसमें कोई दिक्कत नहीं। वी जनरली कॉल इट PMF, PMF मीन्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। देखिए पॉइंट नंबर 2, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ PMF। प्रॉपर्टीज ऑफ PMF की जब बात करें
तो प्रोबेबिलिटी पीएमएफ मीन्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो आपको भी मालूम है किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। इन दोनों में से आप कुछ भी लिखो, एक ही बात मानी जाएगी। सेकेंड वन, सम टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1। इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, यदि क्वेश्चन पीएमएफ का हुआ तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑब्वियसली प्रॉपर्टी मानी जाएगी, लेकिन मेन आपकी सेकंड प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन करना है तो बेसिकली आप सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करोगे, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ऑब्वियस है, ठीक है। इन जनरल यदि आपको टेस्ट करना है तो सेकंड प्रॉपर्टी टेस्ट करना है, सेकंड छोड़कर कुछ और टेस्ट नहीं करना। सम टोटल 1, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही पीएमएफ की प्रॉपर्टी है। हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा इजी भी रखेंगे और थोड़ा टफ भी, ठीक है। लिखिए फर्स्ट, लिखिए लेट कैपिटल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। लिखिए लेट कैपिटल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। लिखिए हैविंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है? ब्रैकेट में लिखिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मैं आपके लिए वो फंक्शन बता रहा हूं, यहां लिखिए वैल्यूज ऑफ एक्स, और नीचे लिखिए प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स। कैपिटल एक्स ऑब्वियसली रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल एक्स उसकी वैल्यू। लिखिए 0 1 2 3 4 5 6 और लास्ट है आपकी 7। मतलब 0 से लेकर 7 तक वैल्यू है आपकी, रादर से स्मॉल एक्स है। 0 पे ये 0 है, यहां k है, यहां 2k है, यहां 2k है, यहां 3k है, यहां k स्क्वायर, यहां 2k स्क्वायर, यहां 7k स्क्वायर प्लस k, ठीक है। ये आपको उन्होंने वैल्यू और उसके अलॉन्ग प्रोबेबिलिटी दे रखी है। देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपसे पूछा है k की वैल्यू फाइंड करो, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है यदि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ठीक है, तो सम टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। सम टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑब्वियसली 1 होगी। तो लिखिए स्टार्ट करें सॉल्यूशन। लिखिए सिंस इट इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लिखिए देयरफॉर समेशन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इन सबको बाय सम टोटल आपकी 1 है, इन सबको ऐड किए यहां से लेकर यहां तक, तो आपको मालूम है 7k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये आपकी हो जाएगी 10k स्क्वायर प्लस k प्लस 3k दैट इज 4k, ठीक है, 4k प्लस 2k दैट इज 6k प्लस 8k प्लस 9k, तो यह प्लस 9k इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करो, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हो जाएगी 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट 10k कॉमन, क्या आ जाएगी k प्लस वन इज इक्वल टू 0. सो 10k माइनस 1 k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. k की वैल्यू एक तो आएगी 1/10 और k की वैल्यू आएगी -1. आपको मालूम है -1 तो रिजेक्ट होना ही होना है. क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि प्रॉब कभी भी नेगेटिव नहीं होता. ठीक है, तो k यदि -1 है तो वो आपकी रिजेक्ट है, क्योंकि प्रॉब कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. ये बात ध्यान रखिएगा. इतनी बातें क्लियर? तो पीएमएफ की दो प्रॉपर्टीज होती है. एक यहां k इंडिकेट कर रहा है, यदि नेगेटिव हुई तो प्रॉब आपकी नेगेटिव हो जाएगी. तो पीएमएफ की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक सम टोटल 1, उसका भी यूज किया हमने. k इज इक्वल टू -1 आने पर रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है. ऑल्दो ऑब्वियस है, लेकिन स्टिल कभी डिस्टर्ब होगा तो उस केस में आपको उसे रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, ए पार्ट हो गया आपका. अब आइए बी पार्ट. देखिए एफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a इज ग्रेटर देन हाफ. फाइंड द मिनिमम वैल्यू. देखिए फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए. लिखा आपने फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए. स्टार्ट किए सॉल्यूशन. सबसे पहले आपको मालूम है कि यदि हमारी ये है तो इसमें सबसे कम वैल्यू है 0. मतलब एक बार आपको a 0 रखना है, एक बार a 1 रखना है, एक बार a 2 रखना है, एक बार a 3 रखना है, और देखना है प्रोबेबिलिटी कब हाफ क्रॉस कर जाएगी. तो स्टार्ट की. सबसे पहले a यदि हम 0 रखें तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0. आपको मालूम है लेस देन इक्वल टू 0 में टेबल में 0 से पीछे वाला तो कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है. रादर से यहां हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है और वो 0 है. इधर देखिए लेस देन इक्वल टू 0 में सिर्फ ये वैल्यू आएगी, क्योंकि 0 से पीछे हमारे पास कोई नंबर अवेलेबल नहीं. अब हम a की वैल्यू 1 रखेंगे. तो लिखिए इफ a इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1. लेस देन इक्वल टू 1 में एक तो 0 आएगी, एक 1 आएगी. 0 पे हमारी प्रोबेबिलिटी 0 है और इस पे k, तो k हमारी 1/10 है. आपने फर्स्ट पार्ट में निकाल रखा है, उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया. ऐसे ही a इज इक्वल टू 2, तो लिखिए प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2. ये आ जाएगी p0, p1, p2. p0 0 है, p1 k है और p2 भी हमारी k, सॉरी 2k. तो ये आपकी हो गई 2k. ऑब्वियसली ये आपकी 3/10 हो जाएगी. नेक्स्ट ऐसे ही a इज इक्वल टू 3 रखो, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3. इसमें 0 से स्टार्ट होगा, p3 तक जाएगा. इसमें सबको ऐड करेंगे तो 3 पे जो आपकी वैल्यू थी वो 2k थी, तो ये आ जाएगी 0 प्लस 2k, सॉरी 0 प्लस k, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k. ऑब्वियसली 5k हो जाएगी, दैट इज 5/10, ऑब्वियसली हाफ. मतलब यदि आप 3 तक लोगे तो हाफ आएगी, लेकिन आपको हाफ नहीं चाहिए, हाफ से ग्रेटर चाहिए. ठीक है, तो ग्रेटर चाहिए तो आपको एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी. लेकिन इफ a इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4. ये आपकी p0 से स्टार्ट होगी, p4 तक जाएगी. p4 पे वैल्यू देख लीजिए. p4 पे जो आपकी वैल्यू है वो 3k है, तो 3k मतलब टोटल ऐड करेंगे 3k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 2k, तो मेरे हिसाब से 8k आ जाएगा. तो आप इसे लिख दो 8k. 8k का मतलब 8/10, ऑब्वियसली ग्रेटर देन हाफ. तो मुझे बताइए हाफ कब क्रॉस किया? 3 पे तो क्रॉस नहीं किया था,
4 पे क्रॉस करिए, तो 4 पे भी क्रॉस्ड होगा, 5 पे भी क्रॉस्ड होगा, 6 पे भी होगा और 7 पे भी होगा। तो इसका मतलब 4, 5, 6, 7, इसमें आपसे पूछा गया मिनिमम कौन होगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज 4। लिखिए देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज 4। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, लिखिए वेरीफाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x k इंटू के प्लस 1, जहां x की वैल्यू है 1, 2, 3 अप टू k। लिखिए वेरीफाई 2x अपॉन k इंटू के प्लस 1, x की वैल्यू 1 से लेकर k तक है। लिखिए इज PMF, PMF मीन्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, स्टार्ट करें सॉल्यूशन। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है PMF होने के लिए सम टोटल 1 होना चाहिए। PMF होने के लिए सम टोटल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए लिखिए कंसीडर समेशन एफ एक्स। लिखिए कंसीडर समेशन एफ एक्स। एक्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही? 1 से स्टार्ट हो रही। कहां तक जाएगी? k तक जाएगी। लिखिए 2x k इंटू के प्लस 1, इसको आउटसाइड कर ली। लिखिए 2 k इंटू के प्लस 1, एक्स की वैल्यू 1 से लेकर k तक, ये आपकी पोजीशन होगी 2x अपॉन k इंटू के प्लस 1। ठीक है, आपको मालूम है समेशन किस पे? x पे, और x की वैल्यू कहां से कहां तक थी? 1 से लेकर k तक। आपको मालूम है PMF होने के लिए सम टोटल 1 होना चाहिए। ठीक है, बाय PMF की 2 प्रॉपर्टीज होती है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा वो ऑब्वियस सी प्रॉपर्टी होती है, कभी कभी वो डिस्टर्ब होती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक जगह थी, तो उस प्रॉपर्टी के बारे में उतना ध्यान मत रखिए, सम टोटल हमेशा 1 चेक किया कीजिए। ठीक है, और कभी कभी डिस्टर्ब होगा तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे क्या कहा? समेशन किस पे? समेशन ऑब्वियसली x पे, तो बाकी चीजें आपकी कांस्टेंट है, उसे बाहर कर दीजिएगा। जैसे 2 कांस्टेंट है, k प्लस 1 कांस्टेंट। अब यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। देखिए k प्लस 1, x की वैल्यू 1, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है, लास्टली k रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि x की वैल्यू 1 से लेकर k तक। आगे जाइए नेक्स्ट। आप मुझे बताओ 1 से लेकर n तक का समेशन क्या होता है? तो 1 से लेकर n तक का समेशन होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो उसी ढंग से ये क्या होगा? k प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल आउट, k कैंसिल आउट, ये आ गई 1। जैसे ही सम टोटल आपकी 1 हुई तो ऑब्वियसली ये PMF को रिप्रेजेंट करेगा। लिखिए देयरफॉर इट विल रिप्रेजेंट PMF। लिख लिया आपने? देयरफॉर इट विल रिप्रेजेंट PMF। मैं यहां आपको कुछ बातें लिख देता हूं जिस पे हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बार बार चैप्टर नंबर 3, 4, 5 में आएगा। एक तो 1 से लेकर n तक का समेशन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, n स्क्वायर का भी समेशन आपको मालूम होना चाहिए। ये सब आपके फॉर्मूले पहले से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट 1 क्यूब, 2 क्यूब, n क्यूब। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपके लिए लिख दिया। ये फर्स्ट वन का स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी मतलब कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखिए इफ इट एग्जिस्ट, लिखिए इफ इट एग्जिस्ट ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए फॉर द फंक्शन, लिखिए फॉर द फंक्शन टू बी पीएमएफ, फॉर द फंक्शन टू बी पीएमएफ, मतलब आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है यदि वो एग्जिस्ट करता है जिससे कि वो फंक्शन पीएमएफ हो जाए। लिखिए फर्स्ट वन, लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, 0 अदरवाइज, मतलब 1 2 3 इसके लिए वैल्यू डिफाइंड है, बाकी के लिए डिफाइंड नहीं, ठीक है। 1 2 3 मतलब जिसमें डिस्क्रीट आएगा उन सब के लिए सी बाय एक्स आपके फंक्शन है और 0 अदरवाइज, ठीक है। स्टार्ट किए सॉल्यूशन, लिखिए फॉर द फंक्शन टू बी पीएमएफ समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1, फंक्शन को पीएमएफ होने के लिए सम टोटल 1 होना होगा, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, पीएमएफ की 2 प्रॉपर्टीज होती है जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑब्वियस होती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन सी बाय एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट ये लिख लिया आपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट या फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर अ फंक्शन टू बी पीएमएफ। आपको मालूम है पीएमएफ होने के लिए सम टोटल 1 होना चाहिए, तो सम टोटल 1 मैंने लिख दिया है, ठीक है। और सी की वैल्यू आपको निकालनी है, उस केस में था वेरीफाई इट इज पीएमएफ, तो वेरीफाई जब भी होगा तो 1 दिखाना होगा, ठीक है। और पीएमएफ होगा तो इसका मतलब 1 है, आपको सी की वैल्यू निकालनी। बी क्लियर अबाउट दिस वन, सी आउटसाइड, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एक बार आएगा 1 1 by 2 1 by 3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आई लिखिए दिस इंप्लाइज सी, यानी कि इस सब का सम टोटल के बारे में आपके बुक में जो आप रादर जो आपकी बुक है हैमंड वाली, ठीक है, उस बुक के अंदर जब कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ये कंसेप्ट सब पता चलेगा, लेकिन स्टैट्स में ये कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। मतलब वो अंडरस्टूड मानता है कि आपको मैथ्स की नॉलेज है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको जहां जहां जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा। इधर इस सीरीज का जब आप सम टोटल करेंगे तो आपको इन्फिनिटी मिलेगी। आपको मालूम है सी इंटू इन्फिनिटी कभी 1 नहीं हो सकता, इस केस में इसका मतलब सी की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन देयरफॉर वैल्यू ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी नंबर को यदि आप इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, इसका मतलब सी की वैल्यू इस केस में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन देयरफॉर वैल्यू ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर यहां तक? अब यहां आई एक बात मैं आपसे कह रहा हूं जिस पे हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं आपके लिए एक सीरीज लिख रहा हूं जो बेसिकली आपको मैथ्स के बुक में मिलेगी, ठीक है। यहां उसके कंसेप्ट की सिर्फ रिक्वायरमेंट है मुझे। इस सीरीज को कहा जाता है पी सीरीज। कुछ लोग कहते हैं पी सीरीज, पी मींस पावर, पावर सीरीज। कुछ लोग इसे हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर? आइदर पी सीरीज और यू कैन कॉल इट हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज। ये सीरीज कन्वर्ज करती है एक तरफ लिख ली कन्वर्ज, दूसरी तरफ लिख ली डाइवर्ज, या कन्वर्जेस लिख ली, जो भी लिखना चाहे,
ठीक है, कन्वर्जेंस का मतलब होता है कन्वर्जेंस का मतलब होता है यूनिक एंड फाइनाइट, मतलब एक वैल्यू जो यूनिक भी हो और फाइनाइट भी हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम कन्वर्जेंस। मतलब इस सीरीज का सिर्फ एक वैल्यू होगा तो हम उसे कहेंगे कन्वर्ज, और एक से ज्यादा वैल्यू होगी तो उसे कहेंगे डाइवर्ज। इन्फिनिटी होगी तो भी डाइवर्ज, माइनस इन्फिनिटी होगी तो भी डाइवर्ज। मतलब यदि सीरीज की वैल्यू यूनिक एंड फाइनाइट हो, रादर से सीरीज का सम टोटल यूनिक एंड फाइनाइट हो तो उसे हम कहते हैं कन्वर्ज। और सीरीज का सम टोटल यदि यूनिक या फाइनाइट में से कोई एक नहीं हुआ, यदि यूनिक नहीं हुआ तो भी डाइवर्ज है, फाइनाइट नहीं हुआ तो भी डाइवर्ज। फाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं होने का मतलब इनफाइनाइट होना। इनफाइनाइट आपको ही मालूम है, या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा। यूनिक नहीं होने का मतलब वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। तो कन्वर्ज तब करती है जब p ग्रेटर देन 1 होता है, और डाइवर्ज तब करती है जैसे p लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, डाइवर्ज मतलब p लेस देन इक्वल टू 1। अब रही बात, जो बातें मैंने आपके लिए लिखी उसको मैं सीरीज में पूछ लेता हूं आपसे। जैसे मेरे पास ऐसा सीरीज है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। अब देखिए यहां जब आप p की वैल्यू 1 रखेंगे, p1 रखेंगे उस सीरीज के अंदर, तो आपको ये सीरीज मिलेगा, ये वाला सीरीज p1 रखने पे। तो मुझे देखिए 1 किसमें है, डाइवर्ज में, कन्वर्ज में। तो ये इसका मतलब यहां है आपकी डाइवर्ज में। तो जैसे ही डाइवर्ज p इज इक्वल टू 1 हुआ तो डाइवर्ज कर जाएगी। डाइवर्ज का मतलब इसका सम टोटल, यहां p इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब इसका सम टोटल इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। जैसे p1 हुआ या p1 से लेसर हुआ तो डाइवर्ज हो जाएगी। नेक्स्ट, ऐसे ही मैंने आपको लिख के दिया 1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √4 एंड सो ऑन। आप मुझे बताइए इसका भी सम टोटल क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि यहां p की वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली हाफ। हाफ होते ही इसका सम टोटल इन्फिनिटी आएगा, मतलब इसका सम टोटल इन्फिनिटी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। यहां p की वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली 2 है, तो 2 किस में आएगा, 2 आपका इस वाले पार्ट में आएगा। इस वाले पार्ट में आते ही ये कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज का मतलब यूनिक एंड फाइनाइट वैल्यू, तो ये आपकी कन्वर्ज होगी। और ध्यान रखिएगा इस सीरीज का सम टोटल आपकी जो न्यू बुक है रादर से हॉग वाली, उसके अकॉर्डिंग π²/6 होगी, ठीक है। वहां वो ये मेंशन है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि π²/6 है इसकी वैल्यू, ठीक है। सबका नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। इतनी बातें समझिए, जब भी p1 से ज्यादा होगा तो कन्वर्ज, और जब भी p1 या 1 से लेसर होगा तो डाइवर्ज, ठीक है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन ये दिया, क्वेश्चन नंबर 2 आई इसी क्वेश्चन के अंदर, इसे आप ए पार्ट कह सकते हो, इसी में बी पार्ट आ जाइए। देखिए f(x) इज इक्वल टू c/x², x की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, लिखिए 0 अदरवाइज। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ c, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ c, लिखा आपने, लिखिए स्टार्ट करें। फॉर द फंक्शन टू बी PMF, लिखिए फॉर द फंक्शन टू बी PMF समेशन f(x) इज इक्वल टू 1,
1/x² इज इक्वल टू 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1/1², 1/2², 1/3² इज इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट आई, आपको मालूम है ये जो वैल्यू होगी ऑब्वियसली पी सीरीज के अकॉर्डिंग पी की वैल्यू 2 है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 होते ही कन्वर्ज है। कन्वर्ज का मतलब फाइनाइट वैल्यू, और इस वैल्यू के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू π² होती है। ठीक है, यानी कि सारे सीरीज की वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू मुझे मालूम है और सबके जानने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, तो c की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग 6/π² हो जाएगी। क्लियर? ऐसे ही c पार्ट लेके fx इज इक्वल टू c/2⁵x, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 0 अदरवाइज। फिर से आपको उन्होंने फंक्शन दिया है c/2x, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है एंड सो ऑन, 0 अदरवाइज। लेके स्टार्ट करें सॉल्यूशन। लिखिए फॉर द फंक्शन टू बी पीएमएफ समेशन fx इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट x की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, और लिखिए c/2x इज इक्वल टू 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की c आउटसाइड, x 0 to infinity, 1/2x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एक बार वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2² एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। इज इट इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? तो आपको मालूम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है a/1 - r। भाई ये आपकी जीपी में, और जीपी का फॉर्मूला होता है a/1 - r, तो ये क्या आ जाएगा 1/1 - 2 दैट इज 1। ठीक है, तो ये आपकी c की वैल्यू हो जाएगी ऑब्वियसली 2। मैं आपको ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लिख देता हूं, रिमार्क में लिख ली। यदि आपका सीरीज है a प्लस AR प्लस AR² एंड सो ऑन, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है आपका, ये इसका सम टोटल होता है a/1 - r। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सीरीज का सम टोटल a/1 - r उसी केस में होगा जब आपकी r की वैल्यू -1 to 1 होगी। -1 to 1 होने पे ही ये कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज का मतलब एक डेफिनेट वैल्यू आएगी और वो वैल्यू होगी a/1 - r। ठीक है, क्लियर? ये भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का ही कंसेप्ट है। ठीक है, a/1 - r उसी केस में होती है जब r की वैल्यू -1 to 1 होती है, नहीं तो ये डाइवर्ज कर जाएगी। डाइवर्ज मतलब या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। ठीक है, यदि r की वैल्यू -1 to 1 नहीं हुई तो। इस कंडीशन को अधिकतर लोग अप्लाई करते समय ध्यान नहीं रखते कि r की वैल्यू उसके बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि r की वैल्यू उसके बीच में लाई करनी चाहिए आपकी। तो कितने हो गए? 3 पार्ट हो गए। एक पार्ट मैं और अटैच कर रहा हूं आपके लिए, जो ऑब्वियसली अभी जो कंसेप्ट बताया उसी पे एप्लीकेबल है। लेकिन fx इज इक्वल टू 1 - c या 1 - k ही ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। k भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, k⁻x, और x की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन।
0 अदरवाइज। ठीक है, फिर से आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, रादर के की वैल्यू निकालनी है। चलिए स्टार्ट करें सॉल्यूशन। देखिए समेशन आपको मान लो पीएमएफ है तो सम टोटल 1 होगा, आपको के की वैल्यू निकालनी है। देखिए कंसीडर समेशन एफ एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट है? 0 से स्टार्ट है, कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। फंक्शन क्या है? 1 माइनस के रेज टू बाय एक्स। 1 माइनस के आप आउटसाइड ले सकते हो क्योंकि समेशन एक्स पे, तो 1 माइनस के हमने आउटसाइड ले लिया और 0 टू इन्फिनिटी लगा दिया, के रेज टू बाय एक्स। एक्स की वैल्यू एक एक करके सब्स्टिट्यूट की, लेकिन 1 माइनस के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस के स्क्वायर एंड सो ऑन होगा। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, जीपी फॉर्मूला में 1 माइनस के, आपको फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं a अपॉन 1 माइनस आर। a अपॉन 1 माइनस आर लगाओगे तो ये कट जाएगा और इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि इक्वल टू 1 लाना था, क्योंकि 1 तो पहले से था भाई। जब भी वो कह रहा था कि वो पीएमएफ है तो 1 तो पहले से ही था आपका। ठीक है, ये बात आपको भी समझ में आना चाहिए तो 1 वो पहले से। आपको तो के की वैल्यू निकालनी थी, रादर से कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। अब रही बात कांस्टेंट, तो कहीं से निकली नहीं। जैसे पिछले क्वेश्चन सब में क्या था कि कांस्टेंट या तो निकल रहा था या डज नॉट एग्जिस्ट में जा रहा था। लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू आपकी नहीं आई। लेकिन आप 1 मिनट रुक के सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा, आपने ये फॉर्मूला लगाया है a अपॉन 1 माइनस आर का, ये उसी केस में अप्लाई होता है जब रेशियो उसकी -1 to 1 होती है। इसका मतलब ये 1 तभी पॉसिबल है, इज पॉसिबल ओनली व्हेन के की वैल्यू 0 to 1 होगी। यानी कि वैसे तो -1 to 1 होना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव पार्ट में आपको मालूम है प्रॉब कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो -1 to 0 मैंने इसलिए एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, -1 to 0 इसलिए एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाती। ठीक है, मतलब फंक्शन ही नेगेटिव हो जाता, इसलिए -1 to 1 एक्सक्लूड करके मैंने 0 to 1 लिख दिया, नहीं तो आंसर होता -1 to 1। मतलब आप इसे 1 तभी लिख सकते हो, या रादर से इस पे जीपी का फॉर्मूला उसी केस में लगा सकते हो जब आपका के -1 to 1, जिसमें नेगेटिव पार्ट मैंने आपके लिए रिमूव कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन किया, 5-6 क्वेश्चन करके दिखाए जो सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि वो पीएमएफ, और अलग अलग वेरिएशन के साथ करके दिखाया। ठीक है, तो आपकी फंडामेंटल ऐसी होनी चाहिए कि आप इस तरह के क्वेश्चंस टैकल कर सको। क्लियर? अब आइए थोड़ा सा मैं आपको सीडीएफ बताऊंगा, और बाकी नेक्स्ट क्लास में भी सीडीएफ आएगा, उसके नेक्स्ट में भी सीडीएफ आएगा। तो सीडीएफ का कंसेप्ट थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन आप समझ जाओगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लिखा आपने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कुछ लोग इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कुछ लोग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। वी जनरली कॉल इट CDF, C फॉर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। राइट डाउन स्टेटमेंट, लेके लेट कैपिटल X, राइट डाउन स्टेटमेंट लेट कैपिटल X be a discrete random variable, लेके let capital X be a discrete random variable, लेके then the CDF, लेके then the CDF means cumulative distribution function is defined as, लेके is defined as
CDF का F हमेशा कैपिटल होता है, PMF का F हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा और क्यूमुलेटिव का F हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। ये एक कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं। नीचे रैंडम वेरिएबल इंडिकेट की जाती है। रैंडम वेरिएबल मतलब आप किसको देख रहे हो, नंबर ऑफ हेड्स को देख रहे हो या नंबर ऑफ टेल्स को देख रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि हेड्स को देख रहे हो तो कैपिटल X लिख दो, टेल्स को देख रहे हो तो कैपिटल Y लिख दो। ठीक है, क्लियर? मैंने एक एग्जांपल समझाया आपको और यहां उसकी वैल्यूज लिखी जाती है। वैल्यूज मतलब स्मॉल x। ठीक है, ये होता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, जहां कैपिटल X हमारा रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल x उसकी वैल्यू। ठीक है, मैं आपको इसे बेटर एग्जांपल से समझाऊं जिससे आपको समझ में आए। देखिए फॉर एग्जांपल, लेकिन सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, लेकिन सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, लिखा आपने, आगे लिखिए लेट कैपिटल X बी अ रैंडम वेरिएबल, लिखिए लेट कैपिटल X बी अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट नंबर ऑफ हेड्स, लिखिए विच डिनोट नंबर ऑफ हेड्स। तो लिखिए आउटकम्स, लिखिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। क्या लिखा आपने? सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, लेट कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो मुझे बताइए वैल्यूज क्या क्या होगी। वैल्यूज ऑफ X होगी यहां 2, यहां 1, यहां 1, यहां 0। आपको मालूम है नंबर ऑफ हेड्स के अकॉर्डिंग 2, 1, 1, 0। आप एक एक करके प्रोबेबिलिटी लिखिए। लिखिए Px इज इक्वल टू 2, Px इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी। तो आपको मालूम है टोटल आउटकम्स हमारे पास 4 है, तो 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? ऑब्वियसली 2 हेड के हमारे पास एक केस है, सो फेवरेबल केस इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 4, सो प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 1/4। इसको लोग कई तरीके से लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। आप चाहे P से लिखो या F से लिखो, बात तो वही है, क्योंकि है तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही और रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन ही होता है। ठीक है, ऐसे लिखो Px इज इक्वल टू 1, सिंगल हेड आने की पॉसिबिलिटी। आपको मालूम है सिंगल हेड के हमारे पास 2 केसेस हैं, एक हेड टेल और एक टेल हेड। तो इसका मतलब टोटल केसेस आपकी है, रिमेनिंग आप खुद से लिख लेना। नेक्स्ट Px इज इक्वल टू 0, Px इज इक्वल टू 0 का मतलब हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी, ऑब्वियसली 1/4 होगी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये ठीक है। अब इसका एक पहले टेबल बना लो, लिखो वैल्यूज ऑफ x और नीचे लिखो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। हमारे पास वैल्यू है 0, नेक्स्ट है 1, नेक्स्ट है 2, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। प्रॉब मैंने सबका लिख दिया है। 0 मीन्स हेड नहीं आना, 1 मीन्स सिंगल हेड आना, 2 मीन्स 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी। ये टेबल हमारा प्रिपेयर्ड है। हम इस टेबल को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स का मतलब पीएमएफ कहें या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कहें, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सम टोटल 1। आप इन तीनों को ऐड कर लो, ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। ठीक है, अब रही बात यहां से हम सीडीएफ कैसे निकालें। सीडीएफ पी सीडीएफ का फॉर्मूला कैपिटल एफ से डिनोट होता है। ठीक है, क्या होता है? पी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स।
अब एक एक करके वैल्यू डालो। सबसे पहले हम पुट करेंगे 0 इसके अंदर, तो ऑब्वियसली यहां भी 0 आ जाएगा। तो एक एक करके पुट करो। लिखो fx0, क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0, ऑब्वियसली आएगा p0, p0 हमारी 1/4 होगी। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 डालो, लिखो fx1, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज p0 प्लस p1, 1/4 प्लस 2/4, दैट इज 3/4। भाई जैसे ही 1 डालोगे तो ये दो प्रॉब आपकी ऐड होगी, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 में दो वैल्यूज है, एक 1 वाली और एक 0 वाली। नेक्स्ट fx2, लिखो px लेस देन इक्वल टू 2, इसमें 3 वैल्यू आएगी 0, 1 एंड 2। इसमें ऐड करोगे तो 1/4, 2/4, 1/4, दैट इज 1। ये आपकी CDF आ गई जो हमें निकालनी थी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैं आपको इसका एक मेथड 2 भी बता देता हूं जो उससे इजी है, लेकिन मेथड 2 का आप उतना यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रीजन आप जो पढ़ रहे हो वो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, मैथ्स का यूज ज्यादा है, ठीक है, और जनरल वे के प्रेजेंट करने का यूज कम है। यदि मैं आपको मेथड 2 से समझाऊं तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी। एक लिख दी x, एक लिख दिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक आप लिख दो एफ एक्स, ठीक है। x की वैल्यू क्या क्या है? 0, यानी कि x मतलब x इज इक्वल टू x, ठीक है। कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, एक है 1, एक है 2, सबकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है ही 1/4, 2/4, 1/4। आपने पढ़ा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट वन क्या होता है? एज इट इज। फर्स्ट वन एज इट इज लिखी जाती है, सेकेंड वन इन दोनों का सम टोटल होता है, थर्ड वन इन तीनों का सम टोटल होता है। आप देखो सेम आंसर है हमारा 1/4 आपको यहां दिख रहा होगा, 3/4 आपको यहां मिल ही रहा है, और 1 भी आपको यहां मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ और कर रखा, हमने वही कर रखा जो हम पहले से जानते थे, बस मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी चेंज्ड है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन चेंज करके उसे कर लें। अब आइए CDF की माइनर सी प्रॉपर्टीज जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखिए, फ्रॉम गिवन CDF वी कैन फाइंड PMF। देखिए फ्रॉम गिवन CDF वी कैन फाइंड PMF। यदि आपको CDF दिया हुआ है तो आप PMF निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे? उसके लिए बेटर है कि मैं आपको एग्जांपल दूं। लिखिए x इज इक्वल टू x, और यहां लिखिए CDF। 0 पे हमारी CDF थी 1/4, 1 पे थी 3/4, और 2 पे थी 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम? 0 पे 1/4 थी, 1 पे 3/4 थी, 2 पे 1 थी, ये आपको गिवन। इसके हेल्प से आपको PMF निकालना। तो लिखिए प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? fx2 माइनस fx1 निकालना होगा। पहले 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी जैसे ही पूछे तो सबसे पहले fx2 लिख दीजिएगा, और पिछले वाले CDF से सबट्रैक्ट कर लीजिएगा। मुझे बताइए 1 - 3/4 कितना होगा? 1/4।
ऐसे ही सिंगल हेड आने की पॉसिबिलिटी, सबसे पहले आप fx1 लिख दो और पिछले वाले CDF से सब्ट्रैक्ट करो, तो लिखिए fx0, ये आपकी हो जाएगी 3/4 माइनस 1/4, दैट इज 2/4। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि दो हेड आने की पॉसिबिलिटी हमारी 1/4 थी और सिंगल हेड आने की पॉसिबिलिटी 2/4 थी। ऐसे लिखिए px इज इक्वल टू 0, मतलब हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी। सबसे पहले लिखिएगा fx0 माइनस आप इसमें से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 0 से पीछे वाला CDF आपके पास अवेलेबल नहीं, तो ये आपकी एज इट इज हो जाएगी 1/4। अब रही बात मैं यहां माइनस क्यों कर रहा हूं, तो मुझे बताइए CDF निकालते समय आपने क्या किया था, प्लस किया था, तो CDF निकालते समय प्लस किया जाएगा तो PMF निकालते समय माइनस होगा, जस्ट उल्टा प्रोसेस जो अभी आपने किया था 1/4 एज इट इज, और उन दोनों को ऐड करके 3/4 और उन दोनों को ऐड करके 1। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किएगा तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किएगा तो ये आ जाएगा, इसमें से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट होना था जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो एज इट इज आ जाएगी। समझ में आ गई बात। और एक मैं आपको इसका ग्राफ बता रहा हूं जिसका मीनिंग थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको, लेकिन फिर भी आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 2, लिखिए द ग्राफ ऑफ CDF in case of discrete random variable, लिखिए द ग्राफ ऑफ CDF in case of discrete random variable। ग्राफ में आ जी, मुझे बताइए x की वैल्यू क्या क्या है हमारी, एक तो 0 1 2, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है 1/4 2/4 3/4 ऑब्वियसली 1। प्रॉब मैंने एक तरफ लिख दिया है और एक तरफ ये लिख दिया, ये यानी कि ये 0, यहां भी 0 है, ये बेसिकली प्रॉब का 0 है। प्रॉब का 0 मतलब इवेंट नहीं होने की पॉसिबिलिटी, और ये 0 मतलब रैंडम वेरिएबल का 0 है, इसका मतलब हेड नहीं आने की, ठीक है, प्रॉबिलिटी नहीं कहेंगे, हेड नहीं आने के वैल्यू। ये 0 और ये 0 दोनों कॉन्साइड मत कीजिएगा क्योंकि यहां इंडिकेट करता है कि हेड नहीं आता, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 0 मतलब नो हेड्स, रादर से TT, और यहां 0 मतलब नहीं होने की पॉसिबिलिटी, ठीक है। मुझे बताइए 0 पे CDF हमारा क्या है, 0 पे हमारा CDF यहां से देख लीजिए, 0 पे CDF 1/4 है, तो यहां 1/4 आप प्लॉट कर दीजिएगा। ये वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ 0 पे ही नहीं होगा, इवन 0.99 भी लेंगे, 0.999 एंड सो ऑन, 1 नहीं लेना है, ठीक है, तो भी ये 1/4 ही रहेगी। यहां देखिए, यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं इस 0 की जगह 0.9999 डाल दूं तो यहां भी क्या हो जाएगा, 0 की जगह 0.9999। ये बात कंफर्म। आपको मुझे बताओ 0.999 से लेसर हमारे पास क्या वैल्यू है, एक ही तो वैल्यू है, दैट इज 0, P0। तो इसका मतलब सिर्फ 0 पे तो CDF 1/4 होगा ही होगा, इवन 0.1 पे भी CDF 1/4 होगा क्योंकि 0.1 रखने पे यहां 0.1 आएगा, 0.1 से लेसर आपके पास सिर्फ एक वैल्यू है, दैट इज 0। 0.2 पे भी 1/4 होगा, 0.3 पे भी 1/4 होगा, 0.999 एंड सो ऑन पे भी 1/4 होगा। तो मुझे बताइए 1/4 कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, कंफर्म। 1 पे क्या होगा, 1 पे जैसे ही आएगा तो आपकी वैल्यू 3/4 हो जाएगी। आप देखिए 1 पे आपकी 3/4, ठीक है, तो 1 पे 3/4 होगी, 1.1 पे भी 3/4 होगी क्योंकि यहां 1.1 रखूंगा तो यहां 1.1 आएगा। 1.1 से लेसर टेबल में आपके पास सिर्फ दो वैल्यू है, एक P0 एक P1, तो भी 3/4 होगी। इवन 1.999 पे भी 3/4 होगी क्योंकि 1.99 रखेंगे तो भी दो ही वैल्यू होगी, ठीक है।
तो मुझे बताइए 3/4 कहां से कहां तक, ये 3/4 कहां तक, अप टू 2 तक, जहां 2 एक्सक्लूडेड होगा, मतलब 1 पे भी होगा 3/4, 1.2 पे भी होगा, 1.3 पे भी होगा, 1.99 पे भी होगा। जैसे ही आपकी वैल्यू 2 आ गई, तो 2 आते ही आप देखो यहां 2 आते ही ये आपकी 1 हो गई, इवन 2.1 पे भी 1 होगी, 3 पे भी 1 होगी, 1 से ज्यादा तो प्रॉब हो ही नहीं सकती ना, ठीक है। 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन सब पे 1 ही रहेगी, ठीक है। तो 2 पे आपकी 1 हो जाएगी और ये चलती रहेगी। ये आपका ग्राफ है CDF का, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं डॉटेड डाल के, इसको कनेक्ट करना चाहें डॉटेड से कनेक्ट कर ली, जिससे ये इंडिकेट हो कि ये पोजीशन, ठीक है, क्लियर। अब यही बात जो मैं आपको कह रहा हूं, जो मैंने ड्रॉ करके दिया है, वो आपके बुक में CDF के फॉर्म में लिखा रहेगा, ठीक है। जो आपकी रीडिंग है ना, रादर से डिवोड वाली और दूसरी हॉग वाली, ठीक है, तो CDF जो वहां लिख के देगा वो ये लिख के देगा ऐसे, भाई एक तो हो गई आपकी 1/4, एक हो गई 3/4, एक हो गई 1, वो 0 पे भी लिख के देगा। मुझे तो ये 1/4 कहां से कहां तक है, 1/4 आपकी है 0 से लेकर 1 तक, जहां 1 एक्सक्लूडेड है, 0 पे तो है ही, 1 तक ये जाएगी। जो ग्राफ है उसको ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी बुक। नेक्स्ट 3/4 कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक, जहां 2 एक्सक्लूडेड है। 1 कब है, 2 and 2 ऑनवर्ड पे, और 0 कब है, ऑब्वियसली 0 तब है जो आपकी वैल्यू x <0। ये अपनी तरफ से आपको लिखना है, x <0 पे मतलब 0 से पीछे हमारे पास कोई है ही नहीं CDF। 0 पे 1/4 है, ये 1 तक जा सकती है, 1 एक्सक्लूडेड होगा। ये 3/4 इस तक जा सकती है एंड सो ऑन। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको आप कन्वर्ट करिएगा इस टेबल में। मान लीजिए इन केस आपको उन्होंने ये दे दिया और ये मतलब ये इंफॉर्मेशन दे दी और आपसे पूछ रहा है PMF निकालो, तो आप फटाफट क्या करना, इस इंफॉर्मेशन को, ये जो इंफॉर्मेशन है उसको अपने माइंड में, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इस फॉर्म में ले जाना, सॉरी फॉर दैट, मतलब इस टेबल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि PMF कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यदि वो ग्राफिकल के फॉर्म में CDF लिख के दे, मतलब जो ग्राफिकल मेथड से, और उसके बाद जो PMF निकालने का तरीका मैंने आपको समझाया वैसे निकालिएगा, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो मैंने डिस्क्रीट के अंदर जो डिफिकल्टी थी वो भी ले ली है, और राइट फ्रॉम बिगिनिंग वही चैप्टर उठाया आपके लिए जो टफेस्ट, जहां से स्टार्ट होती है पोर्शन। बाकी मैं प्रॉब और जो यूनिट नंबर 1 है उसकी वीडियो आपको जितना जल्दी होगा उतना जल्दी पॉसिबल होगा मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि वो सारे कंसेप्ट्स आपके हो जाएंगे, और जो टफेस्ट पार्ट था वो मैंने डील कर दिया। तो आज हमारा डिस्क्रीट का एक पूरा डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो एक बार रैंडम वेरिएबल का थोड़ा आइडिया देता हूँ और प्रॉब का, ये दोनों मिला के आप पहले कर लो, और फिर जब बचेगा टाइम तो उसमें हम रादर इजी टॉपिक जो है मीन मीडियन मोड वो भी डिस्कस कर लेंगे, और साथ में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है वो भी डिस्कस करेंगे। मोमेंट्स के अंदर आपके बुक में कुछ भी नहीं है, रादर उसको आपको करने की कोई खास जरूरत नहीं।